हेलो एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत है आज की इस नए बैच में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों में जनन का पार्ट 3। अभी शुरुआती लेक्चर है इसलिए बेटा बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर एक समय पे हम कम समय पे आपको ये चैप्टर्स खत्म करने पे जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे हो रहे होंगे ऐसा स्लोली चलेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हमारी रफ्तार ही जो है पहचान है। आप एक समय पे बस एक बार समझना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कीजिए, आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर समझ में आएगा। और धीरे धीरे जब बड़े चैप्टर की तरफ में जाओगे ना, ये चैप्टर छोटा है, जीवों में जनन थोड़ा सा कम जरूरी भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर पे ही पूरी बुनियाद टिकी हुई, ये नींव है, दिखता नहीं है लेकिन इस चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है अगला चैप्टर, इसके बाद वाला मानव जनन वाला चैप्टर। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जब आएंगे उससे पहले हमें तैयार रखना है इस चैप्टर को क्लियर करके, पढ़ करके, ताकि वो चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। सो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन का पहला प्रकार बडिंग, मतलब बडिंग नॉट बडिंग, फिजन मतलब द्विविखंडन। फिर उसमें मैंने बताया कि द्विविखंडन के साथ साथ हम लोग जो है उसी प्रक्रिया में आगे एक बात करते हैं कि कभी कभी वो लोग जो है ना उसमें बीज वो कर लेते हैं, मतलब बाहर से मतलब स्पोर बना लेते हैं। फिर वो स्पोर बनाने की प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। फिर पुटी भवन जब फूटता है तो उसे स्पोरुलेशन कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। फिर वो फूट के बाहर निकलना बहुविखंडन कहलाता है। वो चारों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस सामान्य से प्रक्रियाओं को लास्ट क्लास में मैंने आज डिस्कशन किया था, आज मैं आपको बाकी बातें बताता हूं। देखिए, सो एक हो गया पहला पार्ट, वो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आता है बेटा जिसे हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन एक प्रक्रिया है। मुकुलन का मतलब ये होता है बडिंग। अब जब अगर आप बडिंग में देखेंगे तो बडिंग का मतलब यहां पर सबसे पहले बर्ड्स बनेंगे, कलिका निर्माण होगा। व्हाट इज बर्ड? बर्ड का मतलब होता है बेटा कलिका। तो सबसे पहले कलिका निर्माण होगा। कलिका मतलब क्या है? जनक से जुड़ा हुआ। कलिका क्या है ये ध्यान से सुनना है, एसर्शन रीजन में बहुत पूछा जा सकता है और बहुत छोटी छोटी बात है। जनक से जुड़ा हुआ, जनक के समान, जनक के समान, समान प्रवर्ध, एकदम जनक के समान ही दिखाई देगा। जो प्रवर्ध दिखाई देगा, प्रोपिग्यूल्स दिखाई देंगे, प्रवर्ध क्या कहलाएगा? बडिंग कहलाता है, बड कहलाता है। बड यानी कलिका कहलाता है, कलिका कहलाता है। फिर वो पहले जनक बॉडी से कलिका कहलाता है। पहले वो जनक से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। फिर आपसे लिख लेंगे यहां पर ये जनक से अलग होकर, ये पॉइंट आपसे बनना चाहिए, जनक से अलग होकर नए संतति का निर्माण करता है, नए संतति का निर्माण करेगा। ये एक वो पॉइंट है जो बोर्ड या फिर आप नीट के लिए जरूरी है, निर्माण करेगा। आप ये पॉइंट याद रखना कि इसमें ये प्रवर्ध बनना बहुत जरूरी है, जनक के समान है और जनक से जुड़ा हुआ है, कलिका है। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो मुकुलन दो प्रकार का होता है। अगर आप मुकुलन को देखेंगे, अगर आप बडिंग को पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें दो प्रकार के देखेंगे कि कभी कभी कलिका जो है वो बाह्य बडिंग होती है, एक्सटर्नल बडिंग, बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल बडिंग इसे अपन कहेंगे, बाह्य मुकुलन कहलाएगा। और दूसरे का नाम हो जाएगा बेटा जिसे हम कहेंगे आंतरिक मुकुलन। दूसरे का नाम क्या होगा? आंतरिक मुकुलन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंतरिक एंड बाह्य? आंतरिक का मतलब ये कलिका अंदर बनेगी, ठीक है। बाह्य मुकुलन का मतलब ये होगा कि कलिका जो है वो बाहर बनेगी, बाहर बनेगी। और अगर आप बाहर बनने वाली कहानी को देखें तो इसके दो ही एग्जाम्पल है बेटा। एक एग्जाम्पल का नाम है मेरे बच्चे हाइड्रा और दूसरे का नाम क्या होगा? हाइड्रा के साथ साथ दूसरा पार्ट आ जाएगा आपके पास में जिसे अपन कहेंगे हाइड्रा हो गया। और एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, कोई भी ले लो, ठीक है। अमीबा में भी हो सकता है, स्पॉन्ज में भी, स्पॉन्ज में भी नहीं, मतलब हाइड्रा में हो सकता है। आंतरिक मुकुलन जो है बर्ड अंदर बनेगा, बर्ड आंतरिक होगा। और मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूं कि बर्ड आंतरिक होगा। ये एग्जाम्पल आता है बेटा, ये स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज में होता है, स्पॉन्ज में, ठीक है। स्पंज समझते हो ना, आंतरिक वो वाला पार्ट आएगा। जैसे आप इस डायग्राम को देखो, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट का डायग्राम है। ये ईस्ट के डायग्राम में ये कोशिका है। कोशिका का कुछ भाग अंदर का केंद्रक जो है वो दो भागों में बटा, दो भागों में केंद्रक बटने के बाद फिर ये दो भागों में और बटा। ये छोटी छोटी कोशिका है, फिर ये छोटी कोशिका निकलकर यहां से नई संतति का निर्माण कर लेगा। तो ये भी एग्जाम्पल याद रख लेना, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में भी ऐसा होता है, जो कुछ भी बनेगा बाहर बनेगा, जो कुछ भी बनेगा। ये पहली कोशिका थी, उसके बाद इसने क्या किया कि एक बर्ड का निर्माण किया, केंद्रक दो भागों में बटे। फिर उसके बाद अभी भी ये
बटा हुआ था, फिर कलिका अलग हो गई, ये अलग हो गया, फिर कलिका जो है नया जीव बना ली, ये ईस्ट का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आई? अगर हाइड्रा के एग्जाम्पल को देखेंगे तो मान लो ये हाइड्रा का बेसिक डायग्राम है, तुम्हें जैसा बनाना हो बना लेना। ये हाइड्रा है, इसकी छोटी छोटी यहां पर कलिका तुमको दिखाई देगी। अब ये जो हाइड्रा का मेन पार्ट है ये तो है ही है, कलिका थोड़ी सी और बड़ी हुई, बाद में ये हाइड्रा ऐसे ऐसे मान लो बना ही रहेगा। ये कलिका जो है वो न्यू और संतति, नई संतति बनकर निर्माण कर लेगी। तो इस तरीके से तुम इस बात को भी पढ़ सकते हो, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये ईस्ट का एग्जाम्पल है, दोनों का नाम लिख लेना कि भाई ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, और ये जो है हमारा हाइड्रा है, ये हमारा हाइड्रा है। ये दो एग्जाम्पल यहां पर निकल कर आते हैं। डायग्राम अपने मर्जी से बना लेना, साथ में बनाना जरूरी है इसलिए क्योंकि बाहर बने, दोनों में देखो ये बाहर बन रहा है, ये देखो बाहर बन रहा है, यही लोग गिरेंगे और नया पौधा या नया जीव जो है वो निर्माण कर लेंगे। वो डन हो गई बात। अब हम आ गए बेटा स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज को जब भी तुम देखोगे तो पता चलेगा कि यार ये ऐसा ना गोल गोल एक संरचना बनाते हैं लोग, ठीक है। इस गोल गोल संरचना के अंदर कुछ खास चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन हल्का हल्का पढ़ लेंगे। इनको कहते हैं बेटा कंटिकाएं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स ऐसे भरे हुए रहते हैं, और जो बर्ड फूटता है, निकलता है, इसे आंतरिक बर्ड कहते हैं, और ये आंतरिक मुकुलन है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मुकुलन, फर्स्ट वन इज आंतरिक मुकुलन और दूसरा है बाह्य मुकुलन। एक्सटर्नल बर्डिंग, इंटरनल बर्डिंग, और ये दो फ्लो चार्ट में तुम्हारी आधी कहानी खत्म हो गई। ये देख लो, ये ईस्ट का मुकुलन है, ये नीचे लिखा हुआ है, पढ़ना सीख लेना, ईस्ट में मुकुलन है, और ये जो हो रहा है वो अमीबा में द्विविखंडन हो रहा है। चीजें पढ़ना और सामान्य भाषा में पढ़ना, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप ऐसा समझ लेंगे कि आंतरिक मुकुलन हुआ है, ये देखो एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल देखो, इन दोनों को अभी मत देखना, इन दोनों को देखो। ये है बेटा हमारा सा ऑप्शन है हाइड्रा, जिसे कभी कंफ्यूजन हो वो नीचे लिख लेना। एनसीईआरटी के डायग्राम मैंने डाल दिए हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। हाइड्रा में कलिका, ठीक, ये है हाइड्रा में कलिका, ये कलिका है, नई कलिका निकल जाएगी। ये मुख है, हाइपोस्टोम, यहां से वो भोजन लेता है। ये जो भाग होता है ये है स्पॉन्ज, ये है बेटा स्पॉन्ज है। और स्पॉन्ज में क्या बनता है आपको पता है? स्पॉन्ज में जो संरचना होती है उसे कलिका नहीं ज़ैम्यूल कहते हैं बेटा। तो याद रखना, स्पंज में ज़ैम्यूल, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, नीट में भी पूछा गया प्रश्न है कि उस संरचना को क्या कहते हैं? ज़ैम्यूल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? स्पॉन्ज में ज़ैम्यूल कहते हैं बेटा। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि किसमें क्या क्या बनता है। तो हाइड्रा में बाह्य कलिका, लेकिन स्पंज में ज़ैम्यूल बनता है। स्पंज में ज़ैम्यूल नाम बोला जाता है, इस ज़ैम्यूल स्पंज बनता है। और ये डायग्राम आपको दिखना चाहिए, देखो ये कंटिकाएं हैं और ये अंदर जो बना हुआ है ये ज़ैम्यूल है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है बेटा कंटिकाएं। तो ओवरऑल हो गई डन बात, पॉइंट समझ में आया। ध्यान से समझना कि दूसरी प्रक्रिया हमारी बडिंग कैसे काम करती है और बडिंग के कितने प्रकार हैं, बडिंग के एग्जाम्पल कौन है, बडिंग के एग्जाम्पल कौन है। तो बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा, बाह्य मुकुलन का। सॉल्व, खत्म, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। बाकी तो सब समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं, मैं रटवा नहीं सकता ना, बच्चों को समझाना जरूरी है, इसलिए डायग्राम दिखा दिखा के समझा रहा हूं। और तीसरी बात हो गई आंतरिक मुकुलन। तो आंतरिक मुकुलन ही ज़ैम्यूल का बनना कहलाता है और ये स्पॉन्ज में बनता है। और ये तुम याद कर लोगे, तुमसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा। जब तक तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक ये चैप्टर तुम्हारे काम में आएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड में ये चैप्टर भी होगा तुम्हारे साथ। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो याद रखना कि ज़ैम्यूल जो है वो स्पॉन्ज में होता है, हाइड्रा और आपके ईस्ट जो है वो बाह्य मुकुलन करते हैं। दैट्स ऑल, खत्म, यहां पर कहानी हो गई। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? अगले पॉइंट पे जब अपन देखेंगे तो ठीक है भाई, चलो ये तो हो गई सारी कहानी, बढ़िया, बडिंग मुकुलन हो गया, सब कुछ बन गया। अब आती है तीसरी कहानी। इस डायग्राम को भी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तीसरी कहानी पे आते हैं। इसको अपन कहते हैं खंडीकरण। क्या कहते हैं बेटा? खंडीकरण। सो व्हाट इज खंडीकरण? खंडीकरण को असल भाषा में कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या है बेटा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब अब ये एक नई प्रकार की प्रकृति है। देखो, जीव तो बट बट के ही नए संरचनाओं का निर्माण कर रहा है, लेकिन अगर अपन फ्रेगमेंटेशन और खंडीकरण की बात करें, यहां पे कुछ नया होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये तुम्हारा हाइड्रा है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास
हाइड्रा है या प्लानेरिया है। तुमने इसे 5 भागों में, ऐसा 3 भागों में काट दिया, तीनों भाग आगे गए और तीनों भाग ने ऐसा छोटा वाला, ठीक है, जिसने बीच वाला भाग था, मतलब चले ऊपर का तीनों भाग को पहले अलग करो, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये मेरा तरीका है बताने का, पहले शॉर्टकट बता दो, फिर उसके बाद डिटेल वाला तो पढ़ ही जाएंगे बच्चे, और उसके बाद ये तीसरा वाला हो गया, ठीक। इसने भी क्या किया, अभी ये है, इसने नीचे की पूंछ बनाई होगी, इसने ऊपर हेड भी बनाया होगा और नीचे का भाग भी, इसका बीच वाला भाग था, और इसका सिर्फ नीचे वाला भाग था तो इसलिए ऊपर का बनाया, बीच का बनाया और नीचे का बना दिया। बात समझ में आ रही? तो तीनों के जितने भी टुकड़े करेंगे वो हर एक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण जब करने लग जाए तो खंडीकरण है। कलिका में एक निकल रही थी, पूरा शरीर नहीं निकल रहा था, वह विखंडन में एक कोई 2 भाग बट रहे थे। यहां पर क्या हो रहा था कि यदि जीव के शरीर, कोई भी एक ऐसा जीव ले लो जिसके शरीर के अनेक हर खंड, शरीर के हर खंड मतलब जितना भी भाग उसको तोड़ोगे, हर खंड नए जीव के रूप में उत्पन्न हो, नए जीव के रूप में उत्पन्न हो। जैसे तुमने देखा होगा उत्पन्न हो जाता है, खंडीकरण कहलाएगा। तुमने ये भी देखा होगा कि गुलाब का भी कोई भाग अगर अपन काट दे तो वो नया पौधा बना सकता है, पर गुलाब का पत्ती लगाने जाऊंगा तो लगेगा क्या? क्या गुलाब का मैं कोमल वाला भाग लगाने जाऊंगा तो लगेगा क्या? फूल लगाऊंगा तो लगेगा क्या? नहीं। इसके जितने भी टुकड़े करोगे हर एक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करेगा, यह कहलाता है तुम्हारा खंडीकरण। एग्जाम्पल बताता हूं, यह बात बिल्कुल मत भूलना, 11th वाले बच्चों के लिए भी यह जरूरी था, 12th वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है। इसका एग्जाम्पल भी आता है बच्चा हाइड्रा। इसके अलावा एक और है जिसका नाम होता है बेटा, हाइड्रा के अलावा जिसे हम कह सकते हैं प्लानेरिया और हाइड्रा। इसके एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें पाया जाता है रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण या पुनर्नवीकरण, जिसे अपन कहेंगे पुनर्नवीकरण। ये एक प्रक्रिया है, याद रखना। पुनर्नवीकरण का मतलब ये होता है कि एक जीव है वो टूटा और नए जीव का जाकर निर्माण कर लिया, और हर टुकड़ा जो है वो नए जीव का निर्माण करेगा। ये कहलाता है बेटा खंडीकरण, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। हर एक फ्रेगमेंट, हर एक खंड जो है नए जीव का निर्माण करेगा और नए जीव संततियों का निर्माण करेगा। ये तीसरी प्रक्रिया हो गई हमारी फ्रेगमेंटेशन। 11th की भाषा में इसे रीजेनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे रीजेनरेशन भी कहते हैं, पर 12th की भाषा में इसे फ्रेगमेंटेशन ही कहते हैं। कमेंट सेक्शन पे बताओ कि क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई। तुम इसके डायग्राम भी देख सकते हो, एनसीईआरटी वगैरह में बने होंगे, अदरवाइज नहीं तो मैंने बता ही दिया। ऐसे ही मॉडल बना कर समझो, ऐसे ही मॉडल बना कर एग्जाम में लिखना। टॉप में टॉप करोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता टॉप करने से, चिंता की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो ऑल गुड, क्लियर? यहां तक समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। अब आगे बढ़ते हैं अगली कहानी को लेकर। अगला पॉइंट, अब बेटा हमारे पास कुछ नहीं, अब ये सारे डायग्राम यहां तक क्लियर हो गए। हाइड्रा बन गया, स्पॉन्ज बन गया, ये सारी चीजें बन गई हमारे पास में। ये कहानी है। अभी ये डायग्राम अधूरा है, ये डायग्राम अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर वापस आएंगे यहां पर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, ये सब डायग्राम क्या है भाई? अब इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूं। अब होता है, ये तो जो अभी तक मैंने बताया वो जीवों की बात बताई। अब हम बात करेंगे पौधों की, और पौधों के साथ साथ कुछ अन्य जीवों की। ठीक है, आते हैं आगे पॉइंट पे। अब हमारे पास अगला पार्ट है बेटा जो दूसरा है, एक तो अलैंगिक जनन था, अब हमारे पास में दूसरा पार्ट आता है कायिक जनन। अब आप ये कहेंगे कायिक जनन क्या है? कायिक जनन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप ये कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है, दोनों में फर्क क्या है? अलैंगिक जनन जो हो रहा था वो एक जनन की प्रक्रिया थी। वहां पर क्या हो रहा था, शरीर का कोई भाग, छोटा सा भाग, कोई 1-2 भाग जो है वो शरीर का निर्माण कर ले रहा था, वो एक अलग प्रक्रिया थी। यहां पर कोई लैंगिक अलैंगिक की बात नहीं है, ये कायिक जनन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। याद रखना, यहां पर सबसे आसान बात यह है, जनक के शरीर में, देह में, शरीर में
एक प्रवर्ध कहते हैं उसे, इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपग्यूल्स। प्रोपग्यूल जो होता है प्रवर्ध निर्मित होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रवर्ध निर्मित होता है। और प्रवर्ध निर्मित होकर, ये पॉइंट याद रखना कि पहले प्रवर्ध बनेगा, प्रवर्ध निर्मित होकर, और यह प्रवर्ध नए जीव का निर्माण करता है। लिखते चलना कॉपी में अपने, प्रवर्ध का निर्माण करता है। सो व्हाट इज प्रवर्ध? प्रवर्ध पे फोकस करते हैं कि यार ये प्रवर्ध क्या चीज है, प्रवर्ध क्या चीज है, वो संरचना का नाम बताओ जिसे हम प्रवर्ध कह सकते हो। जनक के शरीर में प्रवर्ध होगा, और प्रवर्ध ही जो है प्रवर्ध निर्माण करता है किसका, संतति का। किसका बेटा, संतति का निर्माण करेगा। अब संतति का निर्माण करने से पहले जैसे मैं आपको बताऊं, आप ये डायग्राम देखना, जैसे ये आलू है, आलू के पास में ये आई बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है, इस तने में आई बर्ड जिसे अपन कहते हैं आइज बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये पार्ट हो गया, ये वो प्रवर्ध है, ये वो प्रवर्ध है जो आगे जाकर, अब इसको इतने भागों में जितना आलू जहां जहां ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये ऐसा काट दो पूरा, ठीक है, ऐसा ऐसा काट दो और लगा दो जहां जहां तुमको आलू लगाना हो, ठीक है, ऐसा काट काट के आलू लगा दो। अब ये आलू का हर एक टुकड़ा तुम्हें पता है नया आलू बना के देगा जमीन पे गाड़ देने के बाद, तो ये प्रवर्ध है। उसी तरह अगर अदरक में जाकर देखो तो अदरक के पास में ये जो हल्के हल्के पार्ट में ये जो दिख रहा है ना, ये भाग हो गया, जितने भी एरिया हैं ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, है ना, इन पे प्रेजेंट है। इसको अपन कहते हैं बेटा, इनके पास पाया जाता है राइजोम। क्या पाया जाता है, राइजोम। इनकी कलिका जो है वो राइजोम, कलिका ही राइजोम है, और राइजोम ही नया जीव का निर्माण करता है, यही वो प्रवर्ध है, राइजोम। उसी तरह आपके पास एक और जीव है, इसका नाम होता है बेटा अगेव। अब तुम्हारे देखो यार, हर जीव तुम्हारे घर के बाजू में रहता हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को तुम लोग नहीं जानते हो, तो इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि अगेव नाम का ही कुछ होता है। अब तुम कहोगे कि नहीं मेरे घर के बाजू में पान का पत्ता बस है तो मैं बस उसी के बारे में पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे लाल, तुमको पढ़ना पड़ेगा दुनिया के अलग अलग जीवों के बारे में भी, समझ गए, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगेव जो है इतना भी कठिन नाम नहीं है। ये जो जीव है वो अगेव है। इस अगेव की ये जो भाग निकलती है इसको कहते हैं बेटा बुलबिल। क्या कहते हैं इसको, बुलबिल। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि वैसे जैसे बुलबुल याद होता है ना, वैसी बुलबिल है। तो बुलबिल किस में होगा, अगेव में बेटा, अगेव, इसका नाम याद रख लेना, अगेव में बुलबिल। तुमसे बस इतना ही पूछा जाएगा कायिक जनन क्या होता है जी, कायिक जनन जो है ना जिसमें कायिक प्रवर्ध बनते हैं, प्रोपग्यूल्स बनते हैं, वो कायिक जनन है। कैसे कैसे होता है कायिक जनन, तो तुम बताना। आलू में आई बर्ड बनता है, अदरक में राइजोम से बनता है, अदरक जो बनाता है अदरक में राइजोम से जनन होगा, राइजोम से नया जीव बन जाएगा, नया अदरक बन जाएगा। बुलबिल में अगेव में बुलबिल से बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। ये ठहरा बेटा हमारा पत्थर चट्टा कहते हैं इसको कहा जाता है पत्थर चट्टा, कई जगह लिखा रहेगा, और कई जगह इसका नाम है ब्रायोफिलम। नाम ही दिख रहा है बेटा, ब्रायोफिलम में क्या होता है, ये है पत्र कलिका। क्या नाम है इसका, पत्रकलिका। अब तुम बोलोगे अब पत्रकलिका क्या चीज होती है भाई, देखो इसकी पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं तुमको, ये पत्ती जाकर गिरेगी, जिधर जाके गिरेगी नया पौधा बना लेगी। सोचो भाई, पत्ती से नया पौधा, पत्रकलिका से नया पौधा, ब्रायोफिलम में, बुलबिल से नया पौधा, अगेव में, राइजोम से नया पौधा, अदरक में, और आई बर्ड से नया पौधा, क्या बोलते हैं उसे, पत्रकलिका जो भी है, अंकुरणशील आंख की कलिका, आंख कलिका आप इसे कह सकते हैं। आप इसे कहेंगे तो आप यही कहेंगे कि इनके पास आंख की कलिका है, पत्र कलिका है, आंख कलिका है, राइजोम है, ये लोग नया जीव बनाते हैं। इसके अलावा ये पहुंच गया, ये है बेटा बंगाल का कातंक, ठीक है, इसका नाम था वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी। आपको पता है जलकुंभी बेटा भारत में लाया गया था, इसकी सुंदरता देखकर, सच में बहुत सुंदर दिखता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वाटर हाइसिंथ बहुत सुंदर दिखाई देता है, ये सुंदर दिखाई देता था, भारत में लाया गया। इसके अंदर गुण क्या होता है, ये एक संरचना बनाता है तने के रूप में, जिसका नाम होता है भूस्तारिका। भूस्तारिका,
ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? भूस्तारिका। ये जो भूस्तारिका होता है ये 1 से 2 बनाया, 2 से 4 बनाया, 4 से 8 बनाया, 8 से 16 बनाया, और इतनी तेजी से बनाता है भाई साहब कि एक तालाब को भरने में इसे बहुत कम समय लगता है। इसकी इतनी तेजी, आखिर ये मतलब सवाल ये बताता है, एनसीईआरटी बताती है कि यार ब्रायोफिल्म ये जब पहली बार आया था ना वाटर हाइसिंथ, तो बड़ा सुंदर था, तो इसलिए लोग लेकर आ गए, विदेशों से लेकर आ गए। फिर ये भारत के तालाबों में बहुत सारी जगहों पर इतना इन्वेड किया, इतना ज्यादा आक्रमण किया कि तालाब के तालाब को खा गया पूरा। अब खाया कैसे? अब यार एक तालाब जो है सिर्फ इसी के लिए तो था नहीं, तालाब में मछलियां थी, जानवर थे, छोटे छोटे बगुले रहते होंगे, सब रहते होंगे। ये इतना तेजी से वृद्धि किया कि पूरे तालाब के पानी में जलकुंभी 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 जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, बस। अब सवाल आता है, आया तो कोई एक ही होगा, इतना सारा वाटर हाइसिंथ कैसे बना? भूस्तारिका के द्वारा ही तो बना होगा। एक आया था लेकिन इतने सारे कैसे बन गए? पूरा तालाब कैसे कवर हो गया? तो पूरा तालाब कवर होने के पीछे रीजन है भूस्तारिका। एक जो है वो दूसरे से फैला। जैसे हमको कोरोना हुआ था, हमको एक को फैला, फिर पूरे भारत में फैल गया। कैसे फैला? वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो छींक से मुंह से फैल गए। वैसे ये भी था, एक वाटर हाइसिंथ आया था, एक जलकुंभी था, वो धीरे 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 करके पूरे तालाब में फैल गया विद द हेल्प ऑफ भूस्तारिका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये 5-6 एग्जाम्पल दिखाई देते हैं बेटा, जिसे अपन कहते हैं कि ये जीव जो है नए जीवों का निर्माण करते हैं। ये प्रवर्ध कहलाता है। प्रवर्ध में 2 प्रकार से परिस्थिति आती है। एक का नाम है अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति में ये परिस्थिति अनुकूल थी, ये परिस्थिति अनुकूल थी। तो नाम एग्जाम्पल पे लिख लो। सबसे पहला होता है आलू में, आलू में आंख कलिका, आंख कलिका, समझ गए बात को? ठीक है, ये एक जीव करवाता है। अदरक में राइजोम, अदरक में राइजोम पैदा करवाता है। तीसरे नंबर का पार्ट आ गया बेटा हमारे पास में अगेव में, अगेव सॉरी नॉट अमेव, अगेव में बल्बिल। लिखते चलो भाई कॉपी में, अगेव में बुलबिल। ये वो संरचनाएं जो बनवा सकती है। चौथे नंबर पे पार्ट आता है हमारे पास में ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म को हिंदी में कई बार जो है पत्थर चट्टा लिखा जाता है। ब्रायोफिल्म में क्या होता है भाई? पत्रकलिका। ठीक है, मतलब इसे अपन क्या कहेंगे? पत्रकलिका। ठीक है, लीफ ही बनवा देगी, उसकी लीफ ही बनवा देगी। और 5वें नंबर का पार्ट फिर हमारे पास में आता है, 5वें नंबर का पार्ट आएगा जलकुंभी में। जलकुंभी में क्या पाया जाता है जो उसकी संरचना पाई बढ़ा देता है? जलकुंभी में बेटा भूस्तारिका पाया जाता है जो उसकी संरचना का निर्माण कर देता है। तो ऑल डन, कहानी खत्म। इतनी बातें अनुकूल परिस्थितियों में होती हैं। कहां होती है? अनुकूल परिस्थितियों में होती है। ये पॉइंट आपसे बनना चाहिए कि ये बर्ड्स है, ये कॉन्सेप्ट है, इस हिसाब से पहुंचता है। ठीक, अब कुछ और आता है, कुछ अदर रिप्रोडक्टिव मतलब क्या बोलना चाहिए? अलैंगिक जनन। कुछ और जीवों में, अब कुछ पौधों की बात हो गई, कुछ सबकी बात हो गई, कुछ अदर अलैंगिक जनन कुछ और भी पाए जाएंगे जो डायग्राम में मैं आपको बताता हूं। डायरेक्टली देखने का ये डायग्राम, बस ये देखो डायग्राम को और खुश रहो। देखो ये 2 डायग्राम है, इनके पास कुछ नया बनता है। ना वो प्रवर्ध है, ना वो संरचना है, ना वो कुछ है, डायरेक्टली कुछ ना कुछ ये लोग बना रहे हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, जिसे क्लैमाइडियोसिस कहते हैं। इसे ये मतलब ये क्लैमाइडियोसिस नहीं मतलब होते हैं, इसे अपन कह सकते हैं क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसे? क्लैमाइडियोसिस तो बीमारी है, क्लैमाइडोमोनास, जिसके बारे में कहा जाता था कि पहले इसको ना पादप जगत में रखा गया था, फिर इसको ना बैक्टीरिया में डाल दिया गया। तो क्लैमाइडोमोनास जो होता है, क्लैमाइडोमोनास जो होता है वो है। इसमें ये जो बना हुआ है, इसके पास ये जो भाग है बेटा, इसे अपन कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं इसको? फ्लैजिला। और जिसके पास फ्लैजिला होता है वो गतिशील होता है, इसलिए इसका नाम है चलबीजाणु। तुमसे पूछा जाए क्लैमाइडोमोनास में क्या पाया जाता है? चलबीजाणु। चलबीजाणु क्या बनाएगा?
नया संतति, नया बच्चा बनाएगा और वो बनेगा किससे? वो बनेगा बेटा चल बीजाणु से। तो डन। तो याद रखना इसमें जो है वो क्लैमाइडोमोनास में बनता है नया संतति, किससे? चल बीजाणु से। नया संतति, फिर क्लैमाइडोमोनास, फिर चल बीजाणु, फिर नया संतति क्लैमाइडोमोनास। नेक्स्ट पार्ट में यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये है बेटा पेनिसिलियम। सभी जानते पेनिसिलियम क्या होता है? कवक। पेनिसिलियम क्या होता है? कवक। क्लैमाइडोसिस के बारे में बता दिया कि आजकल ये मोनेरा जगत में रखा गया है, लेकिन ये पादप जगत का भी भाग है। लेकिन जो पेनिसिलियम है वो तो कवक है, लिख लेना जिसे ना पता हो। और कवक के सबसे ऊपरी भाग में ये गोल 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 भाग जो मिलता है, इसे कहते हैं लल्ला कोनिडिया। क्या कहते हैं इसे? कोनिडिया। ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया है। तो पेनिसिलियम में कोनिडिया, फिर ये कोनिडिया गिरता है, कोनिडिया गिरता है मतलब ये नीचे गिरेगा, इसके बाद इसका होगा बेटा अंकुरण, और अंकुरण करने के बाद बना लेगा नया पेनिसिलियम। फिर पेनिसिलियम कोनिडिया बनाएगा, फिर अंकुरण होगा, फिर नीचे गिरेगा, नया पेनिसिलियम बनाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये दो संरचनाएं और हैं जो अदर अलैंगिक जनन करेंगी, और तुम इसके एग्जाम्पल में बस लिख देना। एक का नाम है बेटा क्लैमिडोमोनास। काहे से करेगा जी? क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास में होता है चल बीजाणु, ये इसके द्वारा जनन कर लेगा, चल बीजाणु के द्वारा। दूसरा क्या था? दूसरा था मेरे लाल, क्या था दूसरा? दूसरा था पेनिसिलियम। और तुम अगर पेनिसिलियम की बात करोगे तो पेनिसिलियम में क्या पाया जाता था? कोनिडिया। समझ गए बात को? चलो भाई, तो बहुत बढ़िया बात मैंने तुम्हें बता दी। ये सारे पॉइंट डायग्राम के हिसाब से सारी चीजें तुम्हें दिखा दी, सिखा दी, कॉन्सेप्ट बना दिया। मुझे उम्मीद है ये बढ़िया तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अलैंगिक जनन की लगभग पूरी कहानी कंप्लीट। अलैंगिक जनन को हमने पूरे तरीके से पॉइंट्स पढ़ लिया है। अब हम यहां से नए बिंदुओं की तरफ में जाएंगे, जिसको अपन कहेंगे लैंगिक जनन। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बड़ी बातें लैंगिक जनन। लेकिन उससे पहले तुमसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट मुझे बताना कि ये कहां कहां होता है। जल्दी जल्दी बताना मुझे। 4 ऑप्शंस पूछता हूं। सबसे पहला होता है, बताओ मुझे कि हाइड्रा में जनन किस प्रकार से होता है। पहला प्रश्न है, कमेंट सेक्शन पे तुम बता देना मुझे। दूसरा बताना कि भाई आपके पास हाइड्रा में जनन कैसे होता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है भाई जलकुंभी, और तुम्हें मतलब क्या बोलना चाहिए कि तुम्हें एक ये शपथ है तुम्हारी कि तुम बिना देखे जो तुम अभी पढ़े हुए हो उसी के आधार पर बताओ जलकुंभी में जनन किसके द्वारा होगा। जलकुंभी में जनन किसके द्वारा होगा। तीसरा, जेम्यूल किस में बनेंगे। जेम्यूल पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, तीसरा प्रश्न है। और जो भी बच्चा मुझे देख रहा है उसे आंसर देना जरूरी है बेटा। याद रखना, आज इन क्वेश्चन को अवॉइड किए तो जीवन भर परीक्षा से डरते रहोगे। अभी पढ़ाया है मैंने, दिमाग लगाओ, याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। जेम्यूल पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। चौथे नंबर का पार्ट फिर हमारे पास में एक और आता है कि कोनिडिया। कोनिडिया, ये सबसे जरूरी पूछ लिया मैं। कोनिडिया किस में होता है, कोनिडिया किस में होगा। चलो भाई फटाफट बता दो। ये 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं बेटा। याद रखना, तुम्हारे सारे कमेंट चेक करता हूं। तुम्हें कोई भी चीजों की नई नीड है, नए क्वेश्चन चाहिए, नई क्लासेस चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ और बताओ कि नई सेशन कब चाहिए। बहुत जल्द अभी तो हम तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड वगैरह के एग्जाम कंप्लीट हुए या बाकी बोर्ड के कंप्लीट हुए, फिर वो सब लाइव सेशन में भी तुमको मिलेंगे। और भी अलग अलग तरीके से सेशन में हम तुम्हें क्वेश्चन मतलब जो वीडियोस हैं वो तुम तक पहुंचाते रहेंगे। तो आवश्यकता है बस तुम्हें पढ़ने की, समझने की और बस शुरू कर देने की। याद रखना, तुमने शुरू किया है, तुम हमेशा विजयी होगे। चलो फटाफट मुझे इन सभी प्रश्नों के आंसर बताओ और बताओ कि क्या वो ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। ये टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में लैंगिक जनन को लेकर बात करेंगे और अगले 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो टू बी ट्यून्ड, पीछे कुछ भी छोड़ते ना चले, बैकलॉग बड़ा कवर ना करें, नहीं मतलब बैकलॉग बहुत बड़ा ना बना ले। ठीक है, उसको कवर करते चले ताकि आपको आगे परेशानी बिल्कुल ना हो। ठीक है, चीजें देखो, जितना छोड़ते चले जाओगे, जितना बाद में पढ़ोगे, फिर ये बोझ बनता चला जाएगा। अभी पढ़ लो, अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद करने की।
नेक्स्ट सेशन के जब भी आप फिर बाद में एग्जाम के टाइम पे स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एग्जाम के टाइम से पहले पढ़ो, बाकियों से पहले स्टार्ट कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो ये 5-6 हजार बच्चे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं वो सबसे बेहतर स्टडीज की तरफ में जा रहे हैं। अब इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, तुम पाओगे कि तुम्हें एक एक लाइन पढ़ा दी गई है, एक एक पॉइंट समझा दिया गया है, बस अब तुम उसे रिवीजन करना बाकी है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल से भाई, और कमेंट सेक्शन पे बताना कि कैसी लगी वीडियो। आपके लिए ये वीडियो मतलब जो वीडियो है, या लाइक करना या ना करना बहुत छोटी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर मेरे लिए इसकी बहुत बड़ी महत्वता है, बहुत बड़ा इसका सम्मान है। थैंक यू, बाय बाय।